हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। और आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो जो कि है कि हाउ टू स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन। अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो या तो लॉ कर चुके हैं या फिर वो अभी स्टूडेंट हैं और लॉ कर रहे हैं। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखें, और आप लॉ कर चुके हैं तो भी आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं जो आपको आगे हेल्प कर सकती हैं अगर आपका फोकस है जुडिशरी प्रिपरेशन की तरफ। जुडिशरी की प्रिपरेशन से यहाँ मेरा मतलब यही है कि आप तैयारी कर रहे हैं, या ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न को अपना मेन कोर नहीं बना करके बल्कि और भी कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि हर एक प्रिपरेशन के या हर एक पाथ पे जिस पे आप जाते हैं उसके कुछ डूज़ और डोंट्स होते हैं। मतलब आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले कुछ 2-3 डोंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के थ्रू, वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप कभी भी रिसर्चर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि सपोज़ कर लीजिए कि आपकी तैयारी की पढ़ाई, आपको आईपीसी पढ़ना है और आईपीसी पढ़ने के लिए आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो सफिशिएंट है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। लेकिन आपको इसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट है या आप अपने इंटरेस्ट के अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, और आपने सिर्फ आईपीसी को पढ़ने के लिए मान लीजिए 6 महीने की तैयारी, 6 मंथ्स का टाइम अपने लिया कि हमें 6 मंथ्स में पूरा लॉ का सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 मंथ्स के टाइम में आपको आईपीसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और आप अराउंड 3 मंथ्स सिर्फ आईपीसी ही पढ़ते रह गए वेरियस बुक्स से, जिसमें आपने बहुत इन डिटेल्ड स्टडी करी और बहुत ज़्यादा रिसर्चर के टाइप के पढ़ा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो कन्फाइंड होनी चाहिए, वो एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो हमारी फीलिंग्स पर नहीं निर्भर होनी चाहिए, बल्कि उसको एक प्रैक्टिकल वे में डिटेल्ड प्लान बना करके पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप बिना किसी डिटेल्ड प्लान के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के पढ़ते हैं तो आप, हो सकता है शुरुआत में जोश जोश में अच्छी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, लेकिन बाद में आप उसको कैरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक हमेशा क्वेश्चन आपके साथ बना रहेगा। क्योंकि जोश में शुरू की गई चीज़ें स्टार्ट तो बहुत जल्दी होती हैं, बहुत आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनका ग्राफ बहुत जल्दी आगे चल के डाउन भी हो जाता है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी तैयारी जो हो वो हमेशा एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ हो, आपको पता हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि आपको बताना कि आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आप जुडिशियल प्रिपरेशन, जुडिशियल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं, और आपको वहीं तक अपने आप को कोडिफाई करना है, वहीं तक आपको रोकना है। किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम उसमें क्या चीज़ें ना करें। देखिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन में जैसे आप में से बहुत से लोगों के मन में तुरंत ये डाउट आया होगा कि अगर हमारे मन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की इच्छा है, हम बहुत स्टडी करना चाहते हैं किसी एक पेपर पे या टॉपिक पे, तो हम क्यों ना करें। देखिए, ना करने के लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपका टाइम। टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा, प्लस उसके साथ साथ होती है एनर्जी, प्लस उसके साथ साथ आपका जो शेड्यूल होता है वो। और मेन चीज़ है, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम। क्योंकि टाइम आपका अगर एक बार वेस्ट हुआ या यूटिलाइज, जिसे आप कहना चाहें, जो भी है पढ़ाई में, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ तो वो एक तरीके से आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं देगा। तो हमेशा आपकी पढ़ाई जो है वो फोकस्ड होनी चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों की आदत होती है जो आपको नहीं करना है, वो नोट्स कलेक्शन। मतलब कुछ लोगों की ऐसी आदत है कि अगर वो बुक स्टोर पे गए तो वहाँ से कोई बुक खरीद लाएंगे, लाइब्रेरी गए तो वहाँ से बुक ले आएंगे, अपने दोस्त से भी अगर बात करें, उसने बताया कि कोई बुक अच्छी है तो उसकी भी किताब ले लेंगे। लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो उन्होंने ना तो इस बुक को कंप्लीट पढ़ा होता है, ना इस बुक को कंप्लीट पढ़ा होता है, और ना ही फ्रेंड की बुक को कंप्लीट पढ़ा होता है। और अगर बाय चांस अभी मैं कुछ रिकमेंडेड कर दूं बुक, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब उनके पास अच्छी बुक हो भी, उसके बावजूद भी वो उसे ख़रीद लें। तो कुछ लोगों को एक आदत होती है जो सिर्फ नोट्स कलेक्शन में ही लगे रहते हैं। जो कुछ लोग होंगे जो आपके साथ के रहे होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो हर 4-5 कोचिंग के नोट्स उनके पास होंगे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपने किस कोचिंग के नोट्स को थॉरली पढ़ा है, तो उनका आंसर होगा ज़ीरो। उन्होंने किसी भी नोट्स को कंप्लीट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अपने साथ नोट्स कलेक्ट करने की उनकी जो हैबिट होगी
वो बरकरार है। तो इस डोंट्स में हमें ये सीखना है कि जो नोट्स जो होने चाहिए, जो हमारे ये जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है, वो रिपीट मोड ऑन होने से ज़्यादा अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक सेक्शन पढ़ा, उस सेक्शन को आपने एक अच्छे तरीके से तैयार किया, लेकिन वो सेक्शन जो है आपकी मेमोरी में उस समय तो तुरंत आ गया होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो सेक्शन ब्लैंक हो जाएगा। अब आप इस सेक्शन को दोबारा से अगर पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो सेक्शन आपकी मेमोरी में और अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसको फिर अगर आप अगले दिन दोबारा रिपीट करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से और ऑक्यूपाई हो जाएगा। इसी सेक्शन को डिटेल्ड रूप में आप अगर लिख के भी तैयार करेंगे तो आपको और अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर बाय चांस आपने जो सेक्शन तैयार किया है उससे क्वेश्चंस आते हैं और आप उसे अगर 2-3 बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार, और उसके साथ साथ आपने राइटिंग की भी प्रैक्टिस करी है, कुछ को फ्रेम करके भी देखा है उसको आंसर्स के साथ, और आप उस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, रादर देन उसके जो कई सारे सोर्सेज से एक ही चीज़ को पढ़ रहा है। आपको एक बुक को कई बार पढ़नी है, ना कि, या आप जो भी नोट्स ले रहे हैं उसको कई बार पढ़ना है, ना कि कई सारे नोट्स एक ही टॉपिक के अलग अलग पढ़ने हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल, आपने एक कोचिंग ए है, कोचिंग बी है, कोचिंग सी है, कोचिंग डी है, आपने इन सब के नोट्स कलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद आपने इन कोचिंग को आप बुक्स भी मान सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या किया कि आप जब पढ़ने बैठे तो एक स्पेसिफिक टाइम में आपने इसके नोट्स भी पढ़े, इसके नोट्स भी पढ़े, इसके नोट्स भी पढ़े और इसके नोट्स भी पढ़े। इसमें कुछ बातें सिमिलर होंगी, कुछ बातें अलग अलग होंगी। आपको फ़ायदा अलग अलग किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा। वही अगर आपने सिर्फ एक किताब को पढ़ा होता, एक किताब को 4 बार पढ़ा होता, तो जो आपका रिटर्न निकल के आया होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमेशा जो है, ना तो ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करें, ना ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करें, और ना ही किसी चीज़ को अलग अलग सोर्सेज से ज़्यादा पढ़ें। एक ही सोर्स को बार बार पढ़ें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। ये कुछ डोंट्स थे जिनके बारे में मैंने बात करी थी। अब आपको करना क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करनी है अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन। अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है तो आप बहुत सारे लॉ के बारे में बेसिक नॉलेज रखते ही होंगे। अगर आपने लॉ कंप्लीट नहीं किया है और आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको फोकस करना है अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन की भी। जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ज़्यादातर जो कंडक्ट कराए जाते हैं वो स्टेट के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी कि जैसे यूपीएससी होता है वो यूनियन गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, यूपीएससी एक बॉडी है वो कंडक्ट कराती है। लेकिन जो हमारे जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हाई कोर्ट्स या फिर स्टेट के जो कमीशंस होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम। और जैसे कि यूपीएससी में एक यूनिफाइड सिलेबस होता है, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक यूनिफाइड सिलेबस नहीं होता, यानी कि उसका सिलेबस जो है वो अलग भी हो सकता है, हर स्टेट का अलग अलग। तो आपको कुछ चीज़ें जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये भी ध्यान रखना है कि आप किस स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यूपी से हूँ तो मेरी प्रायोरिटी, मेरा यूपी का डोमिसाइल है, तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं यहाँ पर जज ज़रूर बनूँ। और यूपी के साथ साथ और भी कई सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स, और भी कई सारे स्टेट्स जो हैं जो यूपी की जुडिशरी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और जिनका पैटर्न यूपी से मिलता जुलता है। तो मेरी पढ़ाई अगर यूपी के एग्ज़ाम के लिए हो रही है तो मुझे साथ साथ उन स्टेट्स को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए अपनी पढ़ाई के अंदर। होगा क्या कि उनकी जब मैं पढ़ाई करूँगा उन स्टेट्स की भी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरा जो पढ़ने का एरिया है वो भी वास्ट होगा और मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो जुडिशरी की जो वैकेंसी है वो रेगुलर नहीं देती है, तो हमें और स्टेट्स को भी ध्यान में रखना होगा। अब हमारी जो प्रिपरेशन होती है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है और इसके लिए आपको पर्सनालिटी के साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो चीज़ आपने पढ़ी है क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्या आप अपने शब्दों में उस चीज़ को बिना अटके और अच्छे से समझा पा रहे हैं। अगर ये काम आप अपना एज अ लॉ स्टूडेंट करना शुरू कर दें
और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ, तो स्लोली स्लोली ये चीज़ डेवलप होती चली जाएगी। और जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस जब आप फेस करेंगे इंटरव्यू, तब वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो आप उसको बहुत ही ईजिली फॉलो कर पाएंगे। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो एक आप अभी से अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जैसे भी कभी आपने कोई लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कर सकें। उस कॉन्सेप्ट को अगर आपको कभी अपने फ्रेंड को बताना है तो आप उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा सकें। ये जो समझाने की कला होती है, ये जो एक्सप्रेशन होता है, बेसिकली यही आपके लॉ की नॉलेज और आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है। ज़्यादातर लोग जिन्हें नॉलेज होती भी है लेकिन वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसी का कारण होता है कि उन्हें इंटरव्यू में उन्होंने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स सोचे होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो इसी के साथ तैयार करनी चाहिए। तो हम शुरू से शुरू करते हैं आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो सबसे पहले देखना है वो ये है कि आपने किस स्टेट को टारगेट किया है। सपोज़ करिए आपने यूपी को टारगेट किया है या आपने दिल्ली को टारगेट किया है। तो अगर आपने यूपी और दिल्ली को टारगेट किया है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इन स्टेट्स को क्लियर करने के लिए इनका सिलेबस क्या है। इनका सिलेबस देखना चाहिए आपको। इनका सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएं। स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब है कि आपको कितने दिन में, कितने ड्यूरेशन में आप अपना तैयारी शुरू करके ख़त्म कर सकते हैं, या कितने दिन में आपकी तैयारी एक टाइम रीडिंग करने के लिए काफ़ी है, या आप अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो पढ़ाई है वो किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, किसको पहले ख़त्म करेंगे और किसको बाद में ख़त्म करेंगे। सिलेबस देखने के बाद सिलेबस को में आपको काफ़ी थॉरो होना चाहिए। सिलेबस आपको आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरा सिलेबस है, किस एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ। सिलेबस के बाद जो आपको देखना है वो देखने हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। हर स्टेट का एक पैटर्न होता है जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी का जो पैटर्न रहता है वो एक सिंपल बेयर एक्ट से पूछ लेते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी काफ़ी पूछते हैं, और जो दिल्ली का पैटर्न रहता है वो थोड़ा अप्लाइड फॉर्म में रहता है। तो हम अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है, एक ये समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और साथ ही ये भी पता चलता है कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं हमारी पढ़ाई के लिए, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। तो जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो हमको पता चलता है कि क्वेश्चंस का टाइप क्या है और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और ये भी पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो पढ़ाई में हैं, जो सिलेबस में है, वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हमें ये प्री की तैयारी के लिए जो उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे बेयर एक्ट्स। आपको अपने बेयर एक्ट्स में कमांड हासिल करनी होगी। हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स, इस पर मैं एक नया अगला वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेयर एक्ट्स पढ़ने कैसे हैं। लेकिन आपकी आज के वीडियो के हिसाब से प्री की प्रिपरेशन के लिए बेयर एक्ट्स जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेयर एक्ट्स में आपको पढ़ाई जो शुरू करनी चाहिए वो पहले इंडेक्स में जाकर देखना चाहिए कि इंडेक्स में कौन कौन से सेक्शन है, फिर उसके बाद आपको मेन जो बेयर एक्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। इनको आप काफ़ी टाइम करते रहें। बेयर एक्ट को आपको हमेशा रिपीट मोड में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने किसी एक बेयर एक्ट को एक बार पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे हमेशा याद रखे जाएंगे। नहीं, आपकी मेमोरी जो होती है वो हमेशा के लिए उसे याद नहीं कर सकती, और हमेशा के लिए तो वैसे आप कुछ भी याद नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम्स जब तक होने हैं तब तक के लिए आपको रिपीटेटिवली किसी भी बेयर एक्ट बार बार बेयर एक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसके बाद आता है जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है, वो आता है मेंस के एग्ज़ाम्स में हमारे जो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज के पेपर को बहुत से लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनका प्री निकलेगा तब वो लैंग्वेज के पेपर की तैयारी कर लेंगे, लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन होता है। प्री के बाद कभी कभी मेंस की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, और कितना टाइम मिलेगा ये भी कोई सर्टेन नहीं होता। तो हम उस पर्टिकुलर टाइम में लैंग्वेज के पेपर को ज़ीरो से स्टार्ट करें, या फिर जो हमारी तैयारी है वो अगर लैंग्वेज की बनी रहेगी तो हम अपने कोर लॉ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और कोर लॉ को ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं।
तो लैंग्वेज का पेपर, फॉर एग्जांपल आपका मीडियम हिंदी है, आप हिंदी मीडियम से आते हैं, तो आपको लैंग्वेज पेपर पे अभी से कमांड करनी चाहिए, लैंग्वेज पेपर को अभी से प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक चीज़ जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा लैंग्वेज के पेपर को शुरुआत से ही करके रहते हैं। रीज़न बीइंग कि जो आपकी रैंक होती है वो हमेशा 10 या 15 नंबर से ही डिसाइड होती है कि, और जो 10 या 15 नंबर होते हैं वो जो लॉ के पेपर्स होते हैं या जीके के पेपर्स होते हैं उनको तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन ये जो पेपर्स होते हैं इनको कई सारे लोग ध्यान नहीं देते। तो जो टॉपर, जो अगर आपको रैंक किसी भी एग्ज़ाम में टॉप पे आना है तो आपको इसको भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बेसिकली इन पेपर्स में ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश राइटिंग होती है, एसे होता है और प्रेसी होती है। आप जिसकी भी किसी भी स्टेट को देख रहे हैं वहाँ के लैंग्वेज पेपर को ज़रूर प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस इसको आपको एक अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी के थ्रू इसके पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी तो लैंग्वेज पेपर तो आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी से अगर आप उसको कंप्लीट करके चलेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको लास्ट में मेंस के टाइम पे इस पेपर को ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने जो कोर लॉज हैं या जिन जिन लोकल लॉज, मान लीजिए अगर आप किसी और जिस स्टेट की डोमिसाइल के आप हैं उसके अलावा के जो लॉज आप पढ़ रहे हैं उसके आप लोकल लॉज पे भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। मेंस की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ हमें अपने एक्सप्रेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी हम मेंस में ज़रूर पढ़ें। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सिलेबस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन को अगर हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ढूंढ सकते हैं और उसको हम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी तैयारी में हमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है जजमेंट राइटिंग। ये भी आपको हम अभी से ही करके चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे जजमेंट राइटिंग पूछी जाती है स्टेट्स में, तो अगर आप ड्राफ्टिंग को अभी से अच्छा करके चलेंगे तो बाद में आपको इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बचेगा। इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरव्यू बेसिकली किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप इनिशियली से ही शुरू कर रहे हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मन में आते होंगे जब भी आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। उनमें से एक ये है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तैयार हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आप कौन से स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, मतलब टारगेट स्टेट्स के बाद आपको सिलेबस देखना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके पास नोट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्या आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू नोट्स पा सकते हैं या फिर आपके पास जो बुक्स हैं आप उनसे नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना चाहिए कि आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप देख लेते हैं तो आपके मन में एक क्लियरिटी आती ही है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। कोचिंग कर लेने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। रीज़न बीइंग कोचिंग भी आपको वही लॉ पढ़ाती है जो आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा होता है। बस क्या होता है कि आप अपना टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में जब डिवोट कर रहे होते हैं तो आप एक फोकस स्टडी कर रहे होते हैं, जो कोचिंग का एक मेन एडवांटेज है। उसके बाद बचती है सेल्फ स्टडी, वो तो आपको करनी ही करनी है, चाहे आप कोचिंग कर लें या कुछ भी कर लें। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने डिज़ायर्ड एम तक नहीं पहुंचेंगे। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात आती है बुक्स और नोट्स। बुक्स और नोट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर एक सिलेबस में आपको प्री की तैयारी के लिए तो बेरेक्ट्स काफ़ी होते हैं, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी होते हैं, प्लस जो कई सारे जो स्टेट्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो काफ़ी होते हैं। तो आप अपनी तैयारी उसी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये है कि हम अपनी तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। इसको हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए जो बहुत ही लंबा हो सकता है, तो इसको हम अलग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम जो अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे वो ये भी कि हम बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम्स में फ्रूटफुल हो, क्योंकि बेयर एक्ट्स जो है
कई कई सारे बैरेक्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और जब आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि आप लास्ट तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको फिर से समराइज़ करूँ अपने टॉपिक को कि हाउ टू स्टार्ट जुडिशरी प्रिपरेशन, तो इसमें एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आपको रहना है जुडिशियल सर्विसेज का एस्पायरेंट। और आपको सबसे पहले हर हमेशा स्टेट्स टारगेट करने हैं, जिन स्टेट्स को तरफ आप मुड़ना चाहते हैं, जिन स्टेट्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको उसका सिलेबस को थॉरली पढ़ना है, उसके बाद आपको वहाँ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको देखना है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपनी जो डायरेक्शन है, स्ट्रैटेजी है, उसको आगे बढ़ाइए। उसके बाद आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कन्फाइंड करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को रिपीट मोड पे पढ़िए, बेयर एक्ट को रिपीटेडली पढ़िए, और जो अपनी पढ़ाई है, जो अपनी स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हो गई या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की स्किल्स हो गई, उसको भी बढ़ाते रहिए। और जो टाइम पीरियड के अंदर, जो टाइम पीरियड होता है, चाहे प्री का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, और जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप अपने पेपर को सॉल्व करने की आदत डालिए। इससे आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और लैंग्वेज पेपर को अभी से फोकस लेकर चलिए, जिससे कि आप मेंस के दौरान आपके पास बहुत टाइम बचेगा और आप उस टाइम का जो यूज़ है वो मेन लॉ के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में कर पाएंगे। थैंक यू। ये हमारा वीडियो था कि हाउ टू स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन, आप कैसे अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हुई कि जो आपके काफ़ी काम आएगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं या फिर उनको ज़रूर बताएं जो अभी अभी लॉ कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।